नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 46 दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है हमने 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 से, और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है किस नदी के तट पर स्थित थी। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य, आप जानती हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? हम्पी थी। और ये किस नदी के तट पर थी दोस्तों, आपको पूछा है। ऑप्शन देखिए, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? हम्पी थी, इसको याद रखेंगे। और ये किस नदी के तट पर स्थित थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों हम्पी से आपने याद रखना है, हम्पी में दोस्तों विट्ठल स्वामी मंदिर है, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर है। पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विरूपाक्ष और आपका विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा पेन प्रॉपरली नहीं चल रही, तो इस आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो तुंगभद्रा याद रखेंगे, तुंगभद्रा नदी के तट पर है दोस्तों हम्पी। और हम्पी में दोस्तों आपको याद रखना है विट्ठल स्वामी मंदिर, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों यहाँ स्थित है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर की दोस्तों आपको याद रखना है विजयनगर की जो है स्थापना कब हुई थी, किसने इसकी स्थापना की थी, आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य की, अगर आपको इस साम्राज्य की स्थापना किसने की और कब की, तो ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर, ठीक है, हरिहर और बुक्का। ठीक है, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना की। कब की? 1336 में। ठीक है, कब की? 1336 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे दोस्तों। 31 है, इनमें से कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के रूप में जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? जैनुल आबदीन, शमसुद्दीन, अलाउद्दीन या फिर नूरुद्दीन। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 31 का? आप सभी ने पढ़ा है कश्मीर का जो है अकबर किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर का अकबर कहा जाता है दोस्तों जैनुल आबदीन को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को उनकी धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याणकारी नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा कि जो जैनुल आबदीन थे दोस्तों, इन्होंने जो है जजिया को समाप्त किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे जजिया कर के साथ साथ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इनको जो है एक उपाधि भी दी गई थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैनुल आबदीन को कश्मीर की जो जनता है दोस्तों, कश्मीर की जनता ने एक इनको उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? बड़ शाह की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बड़ शाह। ठीक है, बड़ शाह। आपको पूछ लिया जाएगा कि कश्मीर के किस शासक को बड़शाह की उपाधि दी गई थी, तो ध्यान में रखेंगे जैनुल आबदीन। ठीक है, तो जैनुल आबदीन से दोस्तों सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया आपको? जैनुल आबदीन दोस्तों, इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है,
इनकी धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याणकारी नीतियों के कारण। और इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। और इनकी उदारता के कारण दोस्तों इन्हें कश्मीरी जनता द्वारा बड़ शाह यानी कि महान राजा, ठीक है, बड़ शाह का मतलब महान राजा, ठीक है, महान राजा की उपाधि दी गई थी दोस्तों जैनुलाब्दीन को कश्मीर वासियों के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जियाउद्दीन बर्नी आप जानते हैं दोस्तों, तो बर्नी के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। देखिए, उनका जन्म गोलकुंडा में हुआ था, पहला देखिए। दूसरा देखिए, वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। तीसरा, वह तारीख के फिरोजशाही का लेखक था। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर बताना है जियाउद्दीन बर्नी के विषय में जो है यहाँ पर कौन से कथन सही हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर कथन दिए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 32 का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आपका ये तो दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, ये सही है। दूसरा, ठीक है। तीसरा देखिए, तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी है, ठीक है, ये भी ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो है उनका जन्म गोलकुंडा में हुआ था दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। इनका जन्म जो है गोलकुंडा में नहीं दोस्तों, कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश की अगर पूछा जाएगा बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर, बौ से याद कर सकते हैं, ठीक है, बर्नी बुलंदशहर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उनका जन्म गोलकुंडा हुआ था, ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त कथन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 32 का दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है सही है, पहला गलत है, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए 33 का आंसर करेंगे। 33 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कृति को उसके अरबी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक दिया है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, लीलावती, महाभारत, रामायण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समझ गए होंगे आप, ठीक है, रज्मनामा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 का क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का फारसी अनुवाद है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसका आदेश किसने दिया था? महाभारत का फारसी अनुवाद है दोस्तों ये रज्मनामा, ठीक है। ये शीर्षक दिया गया था दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर, ठीक है। अकबर का नाम याद रखेंगे, अकबर, ठीक है, क्लियर है। मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया, जिसे रज्मनामा दोस्तों शीर्षक दिया गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे दोस्तों। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चंद्रगिरी, उदयगिरी, नागलपुर या फिर वारंगल। चलिए आंसर कीजिए 34 का। आपको आंसर करना है कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था। अब बाकी आप जानते हैं दोस्तों, विजयनगर के महान शासक थे दोस्तों कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ध्यान रखेंगे, जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों, इनकी माता का नाम था, क्या था इनकी माता का नाम? अगर आपको पता होगा तो आप इसको आंसर को सही कर सकते हैं। तो कृष्णदेव राय की माता का नाम था दोस्तों नागल देवी। क्या था? नागल, ठीक है, नागल देवी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागलपुर, ठीक है। नागलपुर नगर बसाया था दोस्तों कृष्णदेव राय ने, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी की स्मृति में
नागलपुर नामक नगर बसाया था। आपको पूछ लिया जाएगा कि किसकी स्मृति में इन्होंने इस नगर की स्थापना की थी, नागलपुर की। तो अपनी माता की स्मृति में की थी, ठीक है। माता का नाम क्या था? नागल देवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कृष्णदेव राय आप जानती हैं ये विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर इनके शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आया था, ठीक है, विजयनगर। तो उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, डोमिंगो पायस, ठीक है, नाम याद रखेंगे, डोमिंगो, ठीक है, डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस। आपको पूछ लिया जाएगा पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था डोमिंगो पायस, ठीक है, एक पुर्तगाली यात्री था दोस्तों। क्लियर है? अब आप भूलेंगे नहीं कि कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था करके, ठीक है। इनकी माता का नाम याद रखेंगे, नागल देवी, और इन्हीं की स्मृति में बनाया था इन्होंने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 का आंसर करेंगे दोस्तों, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? ऑप्शन देखिए, कादरी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, चिश्तिया संप्रदाय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? आपको बताना है यहाँ पर 35 में कौन सा सूफी संप्रदाय दोस्तों योग क्रिया को अपनाया था, किस सूफी संप्रदाय ने? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का दोस्तों सत्तारी संप्रदाय, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सत्तारी सूफी संप्रदाय ने दोस्तों हिंदू योग क्रियाओं, विशेषकर जो है प्राणायाम और ध्यान को जो है व्यापक रूप से अपनाया था, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है इस संप्रदाय के प्रमुख संत पूछा जा सकता है, संतारी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो प्रमुख संत थे दोस्तों शाह मोहम्मद गौस, ठीक है, गौस नाम से याद रखेंगे, गौस, ठीक है, गौस नाम से याद रखेंगे, शाह मोहम्मद गौस, ठीक है। इसके प्रमुख क्या थे? संत थे दोस्तों इस संप्रदाय के। और साथ ही साथ ध्यान रखना है जो ये आपका सत्तारी जो संप्रदाय था दोस्तों, ये संगीत और योग के माध्यम से ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने में ये लोग विश्वास रखते थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए कौन सा युग्म गलत होगा यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दोस्तों रचनाएं दी हैं और लेखक दिए हैं, आपको यहाँ पर बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। 36 में देखिए पहला है यहाँ पर ताबकात नासरी, किसने लिखा है दोस्तों इसको? मिनहाज सिराज ने। दूसरा देखिए तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। तारीख मुबारक शाही, इसामी। और ताजुल मासिर, हसन निजामी। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ताबकात नासरी मिनहाज सिराज की है, ये पहला तो सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ताबकात नासरी ग्रंथ किसका है? मिनहाज सिराज का है, ठीक है। दूसरा देखिए तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, ये भी सही है, ठीक है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा तारीख मुबारक शाही, ठीक है। तारीख मुबारक शाही इसामी की नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये सरहिंदी की है, ठीक है, अहमद सरहिंदी की है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी। तारीख मुबारक शाही ध्यान रखेंगे दोस्तों, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? अहमद सरहिंदी ने, ठीक है, अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तारीख मुबारक शाही जो है किसने लिखी है? अहमद सरहिंदी ने लिखी है दोस्तों, ठीक है। बाकी ताजुल मासिर जो है ये भी हसन निजामी की है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्रंथ रचनाएं पूछी जाती हैं, इनके लेखक पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, ये तीनों सही हैं, तीसरा गलत है। यहाँ पर तारीख मुबारक शाही इसको लिखा है अहमद सरहिंदी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 का आंसर करेंगे। 37 है दोस्तों, दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों को फारसी में किस उपनाम से अनुवादित किया गया? ऑप्शन देखिए, अमल साहिल, इंसा ए महरू, सिरे अकबर या फिर खुलासत उस सियाक। चलिए आंसर कीजिए। ये मैंने कल की प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। ठीक है, दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों को फारसी में किस उपनाम से अनुवादित किया गया था? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सिरे अकबर। ठीक है, कल बताया था ना, तो आपने याद रहेगा आपको, कल मैंने इसको अच्छे से बताया था आपको, सिरे अकबर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिरे अकबर शीर्षक से किया था। और यह कार्य दोस्तों उन्होंने कब किया था, कब संपन्न किया था? आपका 1657 में। ठीक है, कब किया था? 1657 में। ठीक है, 1657 ईस्वी में दोस्तों ये अनुवाद इन्होंने पूरा किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुल कितने उपनिषदों का समावेश था, पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है टोटल जो है कितने उपनिषदों का समावेश था? 52। ठीक है, 52 उपनिषदों को फारसी में दोस्तों इन्होंने फारसी नाम उपनाम से इनको अनुवादित कराया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है सिरे अकबर हो जाएगा। और दारा शिकोह से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, तिब्ब सिकंदरी जिसे संस्कृत स्रोतों से संकलित किया गया था का संबंध किससे है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 38 का? आपको पूछा गया है तिब्ब सिकंदरी जो है इसका संबंध जो है पूछा गया है। ठीक है, खगोल, संगीत, दर्शन, चिकित्सा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 38 का, क्या हो जाएगा? चिकित्सा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो तिब्ब सिकंदरी है दोस्तों, तिब्ब सिकंदरी जो है इसका संबंध चिकित्सा से है। इस ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो इस ग्रंथ का संकलन किया दोस्तों सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ बुआ ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको तिब्ब सिकंदरी का जो है संकलन किसने किया? तो मियाँ भुआ ने किया। ठीक है, नाम याद रखेंगे, मियाँ। ठीक है, मियाँ भुआ। ठीक है, ये मियाँ भुआ कौन थे दोस्तों? ये सिकंदर लोदी के क्या थे? वजीर थे। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। 39 का आंसर करेंगे। 39 है दोस्तों, मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? ठीक है, तो मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया? मध्य पाषाण काल को, नवपाषाण काल को, उच्च पुरापाषाण काल को, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए, ये तो आप जानती हैं। ठीक है, किस काल को पाषाण युग, किस युग को जो है, किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, नवपाषाण काल को। ठीक है, नवपाषाण काल को मानव इतिहास में एक क्रांति कहा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानती हैं दोस्तों नवपाषाण काल। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको नवपाषाण काल के बारे में बताया है डिटेल में। ठीक है, जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो डिटेल क्लास जरूर देख लें इसकी। तो नवपाषाण काल, इस काल में आपको पता है कि मनुष्य ने शिकार और खाद्य संग्रह को छोड़कर जो है कृषि और पशुपालन अपना लिया था। ठीक है, यानी कि शिकार और खाद्य संग्रह के साथ साथ कृषि और पशुपालन करने लगा था दोस्तों मानव इस टाइम पर, नवपाषाण काल में। और साथ ही साथ आप जानती हैं नवपाषाण काल में पूछा जा सकता है पहिए का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, और क्या क्या हुआ नवपाषाण काल में? साथ ही साथ बस्तियों का निर्माण हुआ, यानी कि जो लोग थे दोस्तों, जो मानव थे, उन्होंने बस्तियां बनाना शुरू किया, यानी कि अपने घर बनाने शुरू करे। ठीक है, और मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ दोस्तों इसी काल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, तो इसको आपने सारी चीज़ें ध्यान रखनी है नवपाषाण काल से। ठीक है, और ये किसने कहा है दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है?
तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस इतिहासकार ने कहा है नवपाषाण काल को मानव इतिहास की एक क्रांति। ठीक है, ये कहा है दोस्तों गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ठीक है, गार्डन चाइल्ड। ठीक है, गार्डन चाइल्ड। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे ये उनके द्वारा दी गई दोस्तों एक परिभाषा है। ठीक है, नवपाषाण काल की, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नवपाषाण काल किसने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि नवपाषाण काल को मानव इतिहास में एक क्रांति किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। निम्न में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। चलिए, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कई बार। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक, ये भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अलाउद्दीन हसन या फिर अहमद शाह। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 40 का। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हैदराबाद की विश्व प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये करवाया था दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस चार मीनार का निर्माण दोस्तों कब किया था, ये भी ध्यान में रखना है, कुतुब शाह ने। तो ये किया था दोस्तों 1591 ईस्वी में, 1591 में। ठीक है, 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दोस्तों चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, कब कराया था ये भी पूछा जा सकता है, और किसने कराया था। ठीक, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों ये जो चार मीनार है हैदराबाद की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसका प्रयोग हुआ है इसको बनाने में, तो इसको बनाने में ग्रेनाइट और चूने का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और चूना। ठीक है, ग्रेनाइट और चूने का प्रयोग किया गया है दोस्तों इसको बनाने में। और आप जानती हैं दोस्तों यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखने हैं दोस्तों, चार मीनार से सारे फैक्ट। चलिए अगला देखिए 41 का आंसर करेंगे। हून किस हेतु इकाई थी। चलिए आंसर कीजिए। हून, हून दोस्तों किस हेतु एक इकाई थी, मुद्रा इकाई थी, एक नाप इकाई थी, भूमि की इकाई थी या फिर मोहर इकाई थी। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका। हून विजयनगर साम्राज्य में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से विजयनगर साम्राज्य को देखा है तो यहाँ पर आपको आंसर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य मैंने बताया था, विजयनगर साम्राज्य में एक स्वर्ण सिक्का था। ठीक है, इनकी एक स्वर्ण मुद्रा थी जिसको क्या कहा जाता था, हून कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा इकाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो हून है ये विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अच्छे से देख लेना विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों एक सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा, जिसको क्या कहा जाता था, हून कहा जाता था। ठीक है, तो हून जो है किस प्रकार की मुद्रा है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हून जो है क्या है, एक स्वर्ण मुद्रा है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बाकी आप जानती हैं विजयनगर के सिक्कों पर जो है हिंदू देवी देवताओं और पशुओं के चित्र अंकित होते थे। आपने पढ़ा इसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए 42, इसका आंसर करेंगे। 42 है दोस्तों, उर्फी और नजीरी कौन थे। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। उर्फी और नजीरी जो है ये कौन थे दोस्तों, फारसी कवि थे, चित्रकार थे, स्थापत्यकार थे या फिर रंगकर्मी थे। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। मुगल काल आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुगल काल में आपने देखा होगा उर्फी और नजीरी ये क्या थे दोस्तों। मुगल काल में अकबर, अब आपको याद आ रहा होगा अकबर, अकबर के दरबार में आपने देखा होगा। ठीक है, उर्फी और नजीरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये दोस्तों क्या थे, मुगल काल के विख्यात फारसी कवि थे दोस्तों,
उर्फी और नजीरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उर्फी और नजरी जो है ये मुगल काल के विख्यात फारसी कवि थे, और ये दोनों कवि सम्राट अकबर के शासनकाल में कहाँ से आए थे दोस्तों? ये भारत आए थे। कहाँ से? ईरान से। ठीक है, कहाँ से आए थे दोनों? ईरान से भारत आए थे, ईरान से। ठीक है, और राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे अकबर की। ठीक है, तो ये आप दोस्तों अकबर भी ध्यान रखना है। ठीक, पूछ लिया जाएगा आपको उर्फी और नजीरी जो है ये किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में ये कवि थे? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ये ईरान से भारत आए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उर्फी और नजीरी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक दो फैक्ट और आपको नोट कर लेने हैं। उर्फी और नजीरी आप समझ चुके हैं ये कौन थे। ठीक है, ये मुगल काल में, ठीक है, क्या थे? एक फारसी कवि थे दोस्तों दोनों ही। ठीक है, और कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे अकबर के शासनकाल में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि जो फारसी साहित्य है, फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल किसको माना जाता है, किसके काल को माना जाता है? तो ये भी ध्यान रखेंगे। अकबर के काल को जो है फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल माना जाता है। ठीक है, अकबर के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अकबर के काल को फारसी साहित्य का पुनर्जागरण, ठीक है, फारसी साहित्य का पुनर्जागरण, फारसी साहित्य का, नोट कर लें आप। ठीक है, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि किसके काल को फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल माना जाता है? तो अकबर के काल को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो नजीरी हुआ था दोस्तों, नजीरी जो था दोस्तों ये गज़लों के लिए प्रसिद्ध था। नजरी गज़लों के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नजरी जो है ये गज़लों के लिए प्रसिद्ध था। और जो दोस्तों उर्फी है, उर्फी जो है ये कसीदों के लिए जाना जाता था। उर्फी जो है किसके लिए जाना जाता था? कसीदों के लिए। ठीक है, कसीदों के लिए। तो गज़लों को तो आप जानते होंगे। ठीक है, नज़री जो है गज़लों के लिए जाना जाता था, और जो उर्फी है वो कसीदों के लिए जाना जाता था। कसीदों का मतलब होता है प्रशंसात्मक जो कविता होती है, जो प्रशंसा के लिए जो कविता की जाती है। तो दोस्तों कसीद उसको बोलते हैं कसीदों। ठीक है, प्रशंसात्मक कविता के लिए जाने जाते थे दोस्तों उर्फी। तो ये उर्फी और नज़री से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अकबर के काल के ही सब दोनों, उर्फी और नज़री। ठीक, चलिए अगला देखिए 43। ये तो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कई बार। उर क्या था दोस्तों? चलिए आंसर कीजिए। उर क्या था? ग्राम की साधारण सभा, मंडल की साधारण सभा, नगरम की साधारण सभा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उर के बारे में बताया था दोस्तों चोल काल में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चोल काल। ठीक है, चोल काल में आपने पढ़ा होगा उर। ठीक है, तो चोल काल में उर क्या था दोस्तों? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 43 का? उर दोस्तों ग्राम की साधारण सभा को कहा जाता था। ठीक है, यानी कि गांव की या ग्राम की साधारण सभा को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में, चोल काल में उर कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उर का जो मुख्य कार्य था, क्या होता था उर का मुख्य कार्य? उर का मुख्य कार्य था सार्वजनिक कल्याण के कार्यों, जैसे तालाबों की मरम्मत और कर संग्रहण की देखरेख करना। इनका प्रमुख दोस्तों क्या होता था? मुख्य कार्य होता था, या प्रमुख कार्य होता था। ठीक, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर करेंगे। 44 है दोस्तों, फुतुह उस सलातीन रचना का संबंध इसके इतिहास से है। ठीक है, किसके इतिहास से है ये पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो देखिए फुतुह उस सलातीन जो है ये रचना है दोस्तों। ठीक है, और इसका संबंध जो है किसके इतिहास से है? बहमनी, अकबर, विजयनगर, या फिर चोल? चलिए आंसर कीजिए। फुतुह उस सलातीन जो है इस ग्रंथ का संबंध किसके इतिहास से है? बहमनी साम्राज्य के इतिहास से है, अकबर के उससे है, विजयनगर साम्राज्य से है, या फिर चोल साम्राज्य से है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिए। फुतुह उस सलातीन जो है दोस्तों ये किसकी रचना है? ये भी आपको ध्यान में रखना है।
ये किसकी रचना है? अब्दुल मलिक इसामी की रचना है दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसकी रचना है? इसामी की, ठीक है, इसामी, ठीक, इसामी की रचना है फुतू उस सलातीन। तो दोस्तों ये किससे संबंध है इसका? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका संबंध है बहमनी साम्राज्य के इतिहास से, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फुतू उस सलातीन की रचना बहमनी साम्राज्य के इतिहास और दिल्ली सल्तनत के पतन के संदर्भ में की गई है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अब्दुल मलिक इसामी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्न में से किसने कोक शास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, सादी, फिरदौसी या फिर जिया नक्शबी। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 45 का। चलिए आंसर कीजिए। ये दोस्तों सुप्रसिद्ध कामशास्त्र ग्रंथ है दोस्तों, कोक शास्त्र, आप जानते होंगे। तो कोक शास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जियाउद्दीन नक्शबी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है? एक ग्रंथ है कोक शास्त्र, किसका ग्रंथ है ये है दोस्तों काम शास्त्र का, ठीक है, काम शास्त्र, ठीक है, काम शास्त्र का एक ग्रंथ है दोस्तों कोक शास्त्र। इसका फारसी अनुवाद किया था दोस्तों जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो जियाउद्दीन नक्शबी था दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल के विद्वान थे दोस्तों ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल के दोस्तों क्या थे? विद्वान थे दोस्तों, ठीक है, जियाउद्दीन नक्शबी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे दोस्तों। 46 है, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किस वर्ष विजयनगर आया था? चलिए ये तो आप जानती हैं, ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी जो है ये किस वर्ष विजयनगर आया था दोस्तों? एक इटली का यात्री था ये, ठीक है, ये पूछा जाता है कि इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी जो है ये कब आया था विजयनगर और किसके शासनकाल में ये विजयनगर आया था? चलिए आंसर कीजिए। 1340, 1404 ईस्वी में, 1420 या फिर 1443 ईस्वी। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। दोस्तों इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी जो है ये विजयनगर आया था दोस्तों 1420 ईस्वी में, ठीक है। कब आया था? 1420 में आया था, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि निकोलो डी कॉन्टी जो है ये विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है। कब आया था? 1420 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों उसने विजयनगर के सामाजिक जीवन, सती प्रथा, दास प्रथा और वहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे। 47 है, लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? आपको बताना है लिंगायत आंदोलन, ठीक है, इसके प्रवर्तक आपको बताना है कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, बासव और चन्ना बासव या फिर बासव। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 47 का दोस्तों राइट आंसर करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बासव और चन्ना बासव, ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बासव और चन्ना बासव थे दोस्तों, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इस आंदोलन का दोस्तों ये आंदोलन कहाँ हुआ था आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। लिंगायत आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। आपको पूछ लिया जाएगा कि लिंगायत आंदोलन कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? बासव और चन्ना बासव थे, ये आपको ध्यान में
रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है दोस्तों, जो लिंगायत समुदाय था ये लोग भगवान शिव की आराधना करते थे। ठीक है, किसकी करते थे? भगवान शिव की आराधना करते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए 48 में आपको बताना है चचनामा किस मूल भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन देखिए फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की। चलिए आंसर कीजिए। चचनामा आपने पढ़ाई है, कई बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर करना है आपने। चचनामा जो है ये मूल जो है किस भाषा में, ये मूल भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, किस मूल भाषा में इसको लिखा गया था, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा 48 का दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरबी भाषा। ठीक है, मूल रूप से दोस्तों चचनामा अरबी भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करना है दोस्तों। 1580 ईस्वी में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपको पूछा गया है 1580 में अकबर का जो साम्राज्य था वो कितने भागों में बटा था? 12, 15, 10, 8। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 49 का? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का दोस्तों। 1580 ईस्वी में अकबर का साम्राज्य जो है 12 प्रांतों में जो है क्या था? बटा हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सन 1580 ईस्वी में प्रशासनिक सुधारों के दौरान अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, 12 प्रांतों में, या प्रांतों को दोस्तों आप कह सकते हैं सूबों में। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको सूबों में भी मिलेगा, प्रांतों या सूबों में जो है बटा था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक सूबे का या प्रत्येक जो प्रांत था उसका जो प्रमुख था वो कौन होता था? ठीक है, तो प्रत्येक प्रांत या सूबे का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था सिपह सालार। ठीक है, क्या कहा जाता था? सिपह सालार। ठीक है, सिपह सालार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे, निम्न में से किस सुल्तान ने चालीसा दल को भंग किया? तो चालीसा दल को भंग किसने किया? गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद या फिर बहराम शाह। चलिए आंसर कीजिए। जिसको हम चालीसा दल को क्या कहते हैं? तुर्कान चहलगानी भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा चालीसा दल, या आपका दूसरा नाम भी आपको पूछा जाता है तुर्कान चहलगानी। ठीक है, तुर्कान चहलगानी। ठीक है, तुर्कानी चहलगानी या चालीसा दल। तो किसने इसको दोस्तों शुरू किया था और किसने इसको ख़त्म किया था? तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इसको भंग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 का। क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, सीधे सीधे आपने याद रखना है। जो चालीसा दल था दोस्तों, इसको शुरू किसने किया था ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चालीसा दल का जो गठन किया था किसने किया था? ठीक है, इसका जो गठन किया था किसने किया था दोस्तों? गठन, तो गठन आपको ध्यान में रखना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान में रखेंगे। चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने और इसको भंग किया था बलबन ने। ठीक है, और चालीसा को समाप्त कर बलबन ने दोस्तों रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, रक्त, ठीक है, रक्त और लौह। ठीक है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये बलबन ने अपनाई थी दोस्तों। ठीक है, तो कब अपनाई थी ये? जब चालीसा जो दल था इसका, इसको इन्होंने समाप्त किया था बलबन ने, तब दोस्तों इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 का आंसर करेंगे दोस्तों। 51 है चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व किस देश के लिए था? आंसर करेंगे चार्टिस्ट आंदोलन जो है इसका महत्व किस देश के लिए था? अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, फ्रांस के लिए या फिर इटली के लिए?
चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चार्टिस्ट आंदोलन दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? मैंने पहले भी बताया आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका महत्व किस देश के लिए था? इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास के लिए है, और साथ ही साथ दोस्तों ये आंदोलन कब चलाया गया था, ठीक है, और किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक, तो ये चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये श्रमिक वर्ग के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, श्रमिक वर्ग, ठीक है, श्रमिक वर्ग के द्वारा चलाया गया था। कब से कब तक चला था चार्टिस्ट आंदोलन, पूछा जा सकता है। तो चार्टिस्ट आंदोलन चला था दोस्तों 1838 से लेकर 1848 तक। 1838 से लेकर 1848 तक चला था दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक व्यापक आंदोलन था दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था मताधिकार का विस्तार और संसदीय सुधार करना। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर करेंगे। 52 है दोस्तों, गुलरुखी उपनाम से कौन सुल्तान कविता लिखता था? तो ये तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? गुलरुखी उपनाम से कौन सुल्तान कविता लिखता था? मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, सिकंदर लोदी या फिर खिज्र खां? क्या हो जाएगा 52 का राइट आंसर? तो 52 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आप जानती हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे लोदी वंश का सुल्तान सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था दोस्तों, आप जानती हैं। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से फारसी में जो है, फारसी में कविताएं लिखता था दोस्तों सिकंदर लोदी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि जो आगरा शहर है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? ठीक है, ध्यान रखेंगे आगरा शहर की स्थापना किसने की, पूछ लिया जाएगा आपको आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की दोस्तों? सिकंदर लोदी ने की। ठीक है, कब की ये भी ध्यान रखेंगे, कब की? 1500, बताइए, 1504 में आगरा की स्थापना की थी दोस्तों, किसने? आगरा शहर की सिकंदर लोदी ने। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने एक भूमि मापन के लिए जो है दोस्तों एक इन्होंने प्रयोग किया था, एक मापन का। ठीक है, गज सिकंदरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, गज सिकंदरी, गज सिकंदरी। ठीक है, गज सिकंदरी। ठीक है, क्या था दोस्तों ये गज सिकंदरी? तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, गज सिकंदरी दोस्तों ये क्या था? भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया दोस्तों सिकंदर लोदी ने, और हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित किया था। ठीक है, यानी कि हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किसने लगाया था अगर आपको पूछा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग नोट करते हुए भी चलें। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। 53 का आंसर करेंगे। 53 है दोस्तों, किस संदर्भ में यह कहा गया है कि भारतीय श्रमिक वर्ग की धारणा भारतीय जनता की धारणा की जड़ें जब शुरू नहीं हुई तब तक अस्तित्व में नहीं थी? तो दोस्तों ये दोस्तों आपको बताना है ये संदर्भ दोस्तों किसके लिए है? कृषक आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय श्रमिक वर्ग, या फिर भारतीय नौसेना विद्रोह? क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर 53 का? प्रस्तुत कथन जो है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुत कथन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय श्रमिक वर्ग की चेतना के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत कथन जो है आपका भारतीय श्रमिक वर्ग की धारणा जो है भारतीय जनता की धारणा की जड़ें जब शुरू नहीं हुई तब तक अस्तित्व में नहीं थी। तो दोस्तों ये कथन जो है, ये कथन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय श्रमिक वर्ग की चेतना के संदर्भ में कहा गया है। इसका अर्थ है कि भारत में श्रमिक वर्ग एक राजनीतिक इकाई के रूप में तभी संगठित हुआ जब राष्ट्रीय आंदोलन ने व्यापक स्वरूप धारण किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54।
इसका आंसर करेंगे। 54 है दोस्तों, विजयनगर के किस नरेश ने तुंगभद्रा नदी पर पानी की कमी को दूर करने के लिए बांध बनवाया था? चलिए आंसर कीजिए। बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 54 का राइट आंसर। विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था दोस्तों, और इस बांध से दोस्तों नहरें निकालकर पानी को राजधानी हम्पी तक पहुंचाया गया था। अभी हमने बात की थी ऊपर कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो हम्पी तक दोस्तों पानी पहुंचाया, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो देवराय प्रथम है, तो देवराय प्रथम को विजयनगर के इतिहास में जल प्रबंधन और नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए याद किया जाता है। ठीक है, देवराय प्रथम को कैसे याद रखेंगे? ठीक है, इनको जाना जाता है इनके जल प्रबंधन के लिए। ठीक है, जल प्रबंधन के लिए किसको जाना जाता है? देवराय प्रथम को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करेंगे। निम्न किस शासक ने सजदा व पैबोस की प्रथा को अंतिम रूप से दरबार में बंद कराया था? चलिए, सिजदा और पैबोस को किसने बंद करवाया था, आपको ये बताना है। 55 में अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, फिरोज तुगलक। दोस्तों इसको बंद किसने कराया था, और इसको जो है ये जो प्रथा थी दोस्तों, इसको शुरू किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सिजदा और पाबोस को जो है शुरू किसने किया था, पहले इसको आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, ये दोनों को जो है शुरू किसने किया था, सजदा और पैबोस को किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था इसको। ठीक है, किसने किया था? बलबन ने शुरू किया था। आपको पूछा है इस प्रथा को अंतिम रूप से दरबार में बंद कराया था, तो बंद कराया था दोस्तों किसने कराया था? तो ये बंद कराया था आपका शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सजदा और पैबोस प्रथा को किसने शुरू किया? तो बलबन ने शुरू किया। और किसने इस प्रथा को समाप्त किया? शाहजहां ने। अब कैसी प्रथा थी दोस्तों ये? तो ये जो सजदा था दोस्तों, सजदा का मतलब क्या था? सजदा यानी कि घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। ठीक है, ठीक है, घुटनों के बल बैठकर घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। और पाबोस का मतलब क्या होता है? पैबोस का मतलब होता है सम्राट के पैर चूमना। ठीक है, सम्राट के पैर चूमना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों क्या थे, और किसने इस प्रथा को शुरू किया और किसने इसको समाप्त किया। ठीक है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। बलबन ने इसको शुरू किया और शाहजहां ने इसको समाप्त किया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 का आंसर करेंगे दोस्तों। 56 है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के काल में हुई थी? चलिए आंसर कीजिए। गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या दोस्तों किस मुगल शासक के काल में हुई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर बहादुर शाह प्रथम? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 56 का? गुरु तेग बहादुर दोस्तों ये सिखों के किस क्रम के गुरु थे, बताइए। गुरु तेग बहादुर ये दोस्तों 9वें गुरु थे। ठीक है, 9वें क्रम के गुरु थे दोस्तों ये। ठीक है, सिखों के। और इनकी हत्या दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब के काल में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 का। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। 57 का आंसर करेंगे। मुगल काल में अधिकांश बाग बगीचा लगवाए थे। ठीक है, तो मुगल काल में किसने जो है अधिकांश बाग बगीचे लगवाए थे? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 57 का? मुगल काल में बताना है आपको, अधिकांश जो बाग बगीचे हैं यानी कि बागवानी का जो है सर्वाधिक जो है किसने जो है बागवानी का काम किया था मुगल काल में?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 57 का दोस्तों क्या हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुगल काल में प्रकृति प्रेम और बागवानी के क्षेत्र में सर्वाधिक बाग जो है जहांगीर के शासनकाल में लगवाए गए थे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर 57 में पूछ लिया जाएगा कि शालीमार बाग, कश्मीर में जो शालीमार बाग है इसको किसने बनाया था। ठीक है, शालीमार बाग, ठीक है, शालीमार बाग कश्मीर का, ठीक है, शालीमार बाग कहाँ है, कश्मीर में है। तो कश्मीर का जो शालीमार बाग है इसको किसने बनवाया था, तो इसको भी दोस्तों किसने बनाया था, जहांगीर ने ही बनवाया था। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर निशांत बाग, ठीक है, पूछा जाएगा आपको कश्मीर का शालीमार बाग और निशांत बाग। ठीक है, निशांत बाग, तो दोनों बाग जो हैं ये किसने बनवाए थे, जहांगीर ने बनवाए थे। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में आपने आंसर करना है दोस्तों। निम्न में से किसने 13 जून 1817 की पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए आंसर कीजिए, किसने किए थे, दौलत राव सिंधिया, बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहेब या फिर मल्हार राव होलकर। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, पुणे की संधि दोस्तों। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, पुणे की संधि कब हुई थी, 13 जून 1817 को हुई थी पुणे की संधि। आपको पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हस्ताक्षर किसने किए थे, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने किए थे, पेशवा बाजीराव। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह संधि दोस्तों अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है, पुणे की जो संधि है किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों और मराठों के बीच। ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी दोस्तों। ठीक है, पुणे की संधि कब हुई थी, 13 जून 1817। इसमें हस्ताक्षर किसने किए थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इसमें हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करना है दोस्तों। निम्न में से किस शासक ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो किसने लगाया, हैदर अली, माधवराव, टीपू सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किस शासक ने श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था दोस्तों। ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था इन्होंने, और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की भी सदस्यता ली थी दोस्तों टीपू सुल्तान ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा। ठीक, किस सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी, आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपने आंसर करना है। न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित था, एनी बेसेंट से, महात्मा गांधी जी से, हेनरी कॉटन या फिर इनमें से कोई नहीं। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट याद रखना है। यहाँ पर न्यू इंडिया के साथ साथ आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ। ठीक है, पूछा जाता है कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया, तो एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, इन समाचार पत्रों का उपयोग उन्होंने होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार में किया था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और जो न्यू इंडिया था दोस्तों, ये किस प्रकार का समाचार पत्र था, ये दोस्तों दैनिक समाचार पत्र था। पूछ लिया जाएगा कभी आपको किस प्रकार का समाचार पत्र था, तो ये दैनिक समाचार पत्र था, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट आप दोस्तों जानती हैं, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
कब बनी थी? 1917 में क्या बनी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे पहली महिला थी, ठीक है, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पहली महिला, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।